नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स की इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप पढ़ेंगे मेरे साथ यानी शशांक तिवारी सर के साथ में सीडीपी का यह महत्वपूर्ण वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं मैंने दो क्लास में आपको पढ़ाया है। एक क्लास में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का इतिहास, और फिर उसके बाद में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक नॉलेज देने की कोशिश की। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है, और आने वाले आगामी एग्जाम में आप उसका प्रयोग करके उससे आने वाले समस्त प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ में, चूंकि एक क्रम होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि इस बार एक सिस्टम होना चाहिए कि क्लास और उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता है, लेकिन आप अगर उसमें अपनी बहुत ही अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको उन प्रश्नों को रोज़ देखना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं उन प्रश्नों से आपकी समझ को बेहतर बनाया जा सके और आने वाले एग्जाम में आप उनसे एक अच्छा खासा फ़ायदा उठा पाएँ। तो इस सोच के साथ में आप लोगों का सर्वांगीण विकास हो, इस सोच के साथ में आज की इस क्लास को हम शुरू करेंगे। सभी का बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करेंगे। जितने भी लोग अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और एक बार क्लास को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो वो बस यही काम है, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। बहुत बहुत आपका आभार होगा। शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। बने रहिए मेरे साथ। ये हैं सोशल मीडिया हैंडल्स। इस नंबर पर फ़ोन करके आप कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त करेंगे। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उसी के तुरंत बाद, वीडियो ख़त्म होने के तुरंत बाद, आप डियर लर्नर्स के टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ को प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करेंगे। आज पहला जो हमारा प्रश्न है, जैसा कि सभी लोग देख पा रहे होंगे, आज का जो पहला प्रश्न है वो लिखा हुआ है मनोविज्ञान के जनक हैं। अगर बात की जाए मनोविज्ञान के जनक की तो यहाँ लिखा है विलियम वुंट, अरस्तु, प्लेटो और ब्रूनर। देखिए, अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पर आंसर हमारा सही है, बा नंबर जो है अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल इंग्लिश में हम कहते हैं प्यारे भैया इसको, एरिस्टोटल। ओके, एरिस्टोटल जो है वो क्या है, सही आंसर है। तो बात कर लेते हैं विलियम वुंट कौन है। तो विलियम वुंट वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के किस शहर में, तो आप कहोगे लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग शहर में 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। कौन है ये, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोलने वाले व्यक्ति हैं। मनोविज्ञान की प्रथम, लिख देता हूँ, प्रथम प्रयोगशाला खोली थी किसने, तो आप कहोगे विलियम वुंट ने। ये वो हैं। प्लेटो कौन है, तो प्लेटो अरस्तु के शिष्य हैं, एरिस्टोटल के ये शिष्य हैं। और अगर हम अरस्तु और इसकी बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ दोनों ने साइकोलॉजी क्या माना है, तो आप कहोगे दोनों ने साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल कहा है, यानी आत्मा का विज्ञान माना। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नों से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट को हम देखते हुए चलेंगे। और अगर बात करी जाए ब्रूनर की, तो ब्रूनर जो हैं ये संज्ञानवाद से हैं, यानी ये मानते हैं कि संज्ञान से ही, या ये समझ से सीखने की शक्तियों को संज्ञान से जोड़ते हैं, यानी दिमाग से जोड़ते हैं, मेंटल प्रोसेस से जोड़ते हैं। ये वहाँ के हैं। आंसर की अगर बात करें तो आंसर सही है हमारा बी नंबर या बा नंबर, जिसको कहते हैं अरस्तु। ओके, चलिए आगे आगे के उसमें चलेंगे। आई होप ये आपको प्रश्न पर समझ में आया होगा। यहीं पर अगर पूछा जाता कि बताइए, अगर मान लीजिए ये ऑप्शन न दे करके पूछा जाता मनोविज्ञान का जनक है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र, तब आप लगाते कि इसका जनक, फिर लगाते क्या लगाते, आप लगाते दर्शन शास्त्र, क्योंकि आप सभी जानते हो कि दर्शन शास्त्र से ही एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में अलग होकर के आया है कौन, हमारा मनोविज्ञान। तो दर्शन शास्त्र ऐसे में बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न के बारे में आपने इस प्रश्न को पूरा निचोड़ लिया है, पूरा निचोड़ पढ़ लिया है। आगे के प्रश्न में चलेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्राइटेरिया रहने वाला है। और ये जो प्रश्न मैंने डिजाइन किए ये पूरी तरह से यूपी टेट के हैं। ठीक है, आप प्रश्न की क्वालिटी को देखेंगे कि इसमें फैक्चुअल डेटा ज़्यादा से ज़्यादा
पूछा जाने की एक कोशिश की जाएगी, ताकि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ये जो दो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो देखिए और मुझे बताते जाइए। चलिए, अगला प्रश्न जो प्रश्न नंबर 2 है वो आपके सामने ये रहा। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, बात कर रहा है कि फैमिली अगर बच्चे को शिक्षा प्रदान करेगा तो कैसे करेगा? औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रश्न सहित या नियमित रूप से। तो औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल तरीके का मतलब होता है कि परिवार बच्चे को एक क्लासरूम में बिठाता है, उसके पीरियड लगाता है। ऐसा कुछ होता है आपके घर में? आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, ऐसा कुछ होता है? आप कहोगे नहीं, यानी ये तो भैया हो गई गलत बात। गलत बात क्यों हो गई? क्योंकि ये है भैया गलत बात। समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर बात की जाए कि औपचारिक रूप से यानी फॉर्मल तरीके से, तो फॉर्मल तरीका आई होप आपको पक्का समझ में आया होगा, यानी ये है गलत। अनौपचारिक रूप से मतलब होता है इनफॉर्मल। इसका मतलब होता है कि चलते उठते बैठते सिखा दिया, बच्चे ने कोई शैतानी की, पकड़ा, उसको बताया कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये एक शिक्षा ही तो है। शिक्षा वही नहीं होती कि सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग, या उसको न्यूमेरिक सिखाना, या उसको एबीसीडी सिखाना, या उसको पढ़ना सिखाना, उसको लिखना सिखाना, इसको शिक्षा नहीं कहते हैं ये, बल्कि ये एक शिक्षा का भाग होता है। आप जीवन के हर मोड़ में अगर आप कोई बात सीख रहे हैं, आप कोई काम सीख रहे हैं, आप अच्छी आदतें सीख रहे हैं, आप किसी भाषा को सीख रहे हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं, जीवन भर में जो भी आप सीखते हैं सब कुछ शिक्षा होता है, सब कुछ एजुकेशन होता है। तो परिवार कैसे पढ़ाता है? अनौपचारिक रूप से पढ़ाता है। परिवार कभी क्लासरूम नहीं लगाता है, पर जो पिता है वो अपने पुत्र को सिखाता है कि मैंने अपने जीवन को कैसे, यहाँ तक मैं कैसे लेकर के आया हूँ, मैंने जीवन में कैसे मैंने खुश रहना सीखा, कैसे मैंने तुम सारे लोगों को संगठित करके रखा। तो ये जो छोटी छोटी टीचिंग होती हैं जीवन को बिल्ड करती हैं, जीवन के बहुत काम आती हैं। इसलिए अनौपचारिक। और प्रयत्न नहीं करता है परिवार, कोई प्रयत्न नहीं करता है आपको पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए आपको स्कूल भेज देता है। नियमित रूप से नहीं होता, जरूरी नहीं है रोज बच्चे को सिखाया जाए, जब परिस्थिति आई तब उसको सिखाया गया, नहीं तो बच्चा आराम से घर में सबके बीच में रहता रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रश्नों का एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप एनालिसिस से प्रश्नों को पढ़ेंगे तो कभी भी जीवन में भूल नहीं पाएंगे और परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर जो है तीसरा, प्रश्न नंबर तो थर्ड है, कहता है कि व्यवहारवाद का पिता है। व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म का फादर कौन है? तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? हल हैं, जे वाटसन है, फ्रायड है, या इवान पेवलोव है? तो इवान पेवलोव तो कहीं है ही नहीं, बल्कि अगर कहा जाए कि व्यवहारवाद जो है, देखिए एक प्रश्न अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता कि जो हमारा व्यवहारवाद है यानी जो बिहेवियरिज्म है ये किसके सिद्धांत से प्रभावित था, तो मैंने कहा था कि याद रखना इवान पावलोव जो है हमारे जो इवान पावलोव हैं, इवान पावलोव का जो सिद्धांत है उसको कहा जाता है एसआर थ्योरी, यानी अनुबंधन अनुक्रिया शुद्ध सिद्धांत, एसआर थ्योरी कहा जाता है। तो इससे प्रभावित रहा है बिहेवियरिज्म, न कि ये समर्थक रहे हैं, न कि ये इसके फादर रहे हैं। फादर कौन है? तो आप कहोगे जेबी वाटसन। इसका पूरा अगर बात करें तो होता है जेबी वाटसन, ठीक है। बाकी हल नहीं है, फ्रायड नहीं है। फ्रायड कहाँ के हैं? तो आप कहोगे ये हैं मनोविश्लेषणवाद के हैं, मनोविश्लेषणवाद के समर्थक हैं। और इवान पावलोव मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न हल होता है कि फादर अब कौन है? तो आप कहोगे जेबी वाटसन, ठीक है। अगर यही प्रकारवाद पूछ रहा होता तब हम बात कर रहे होते विलियम जेम्स की, लेकिन नहीं, जेम्स और वाटसन अलग अलग हैं। आप इसमें थोड़ा सा ध्यान बनाए रखेंगे। चलिए आगे के प्रश्न में चलते हैं हम। आगे अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चौथा प्रश्न क्या है, क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो चौथा प्रश्न आपको कहता है, क्या कहता है? चौथा प्रश्न कहता है कि किसके अनुसार, क्या कहता है? चौथा प्रश्न आपसे कहता है किसके अनुसार। तो अगर हम यहाँ पर बताएं आपको, ये अनुसार है, कोई बात नहीं। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप यूपी टेट पढ़ रहे होंगे प्यारे भैया, तो वहाँ पर आपको परिभाषाएं, मैं अभी तक अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं या ऑल ओवर मैं एग्जाम की बात करूं, जो मेरा एनालिसिस है,
किसी कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा है जब यूपी टेट में कम से कम 3 से 4 परिभाषाएं ना पूछी गई हों कि ये किसने कहा है, ये परिभाषा किसकी है। हर बार पूछा जाता रहा है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो परिभाषाओं पर कंसंट्रेट करना आपकी एक महती आवश्यकता भी रहेगी। सबको तो नहीं याद करना है, लेकिन कुछ को जरूर याद करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ कौन बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनकी परिभाषाओं को आपको जरूर याद करना चाहिए, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि लिखा है किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर, कैसा होता है, जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन करता है। तो ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। ठीक है, स्किनर की परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे, पील और पिल्सबल की परिभाषा आज ही हम इन्हीं पढ़ेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी व्यक्ति के जन्म से लेकर के, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये जो आप पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ, ये शिक्षा नहीं है, शिक्षा का एक पार्ट है, एक लेस मात्र है। शिक्षा तो आदमी जन्म जब से पैदा होता है दूध पीना सीखता है, चलना सीखता है, उठना सीखता है, बैठना सीखता है, बोलना सीखता है, समाज में कौन क्या कहता है वो समझना बूझना सीखता है। तो जब से पैदा हुआ था और जब तक व्यक्ति मरेगा नहीं तब तक वो सीखता ही रहता है। तो सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यही तो है शैक्षिक शिक्षा मनोविज्ञान। आप कहोगे बिल्कुल, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाइए, आगे है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को देखिए और बताइए, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का भी आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। ये कथन किसने कहा था? वुडवर्थ ने नहीं कहा है, मैकडूगल, स्किनर, प्लेटो। याद रखिए ये मैकडूगल की परिभाषा है। ये जो परिभाषाएं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट की हैं, ये परिभाषाएं एग्जाम में पूछी गई हैं। आप एक बार अगर आपके पास में यूपी टेट का अगर आपके पास में प्रैक्टिस सेट है तो आप उठा करके उसमें देख सकते हैं। ये परिभाषाएं बार बार पूछी गई हैं। इवन देन यहाँ पर जो परिभाषाएं मैंने सेलेक्ट की हैं, कई की परिभाषाएं एक से ज़्यादा बार भी पूछी जा चुकी हैं। तो ये मैकडूगल की परिभाषा याद रखिएगा। और ये ऐसी परिभाषाएं हैं कि एक दूसरे से मैच करती हैं, देखना अभी आपने पढ़ा जो क्रो एंड क्रो की परिभाषा थी वो बिल्कुल अलग थी कि शिक्षा मनो, देखो ये याद करना भी जरूरी है। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के समस्त अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो याद रखो बचपन से लगा करके वृद्धावस्था तक की बात कौन करेंगे? क्रो एंड क्रो करेंगे, कौआ और कौआ करेंगे, ऐसे याद रखते हैं हम लोग, है ना। आगे जैसे ये है, ये कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो मैकडूगल साहब कहते हैं कि आचरण। मैकडूगल जब बात करेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको पढ़ाया भी था मैकडूगल ने किसकी बात की थी? तो आपने कहा था मैकडूगल ने बात की थी मानवतावाद की। तो आचरण और यथार्थ की बात कौन करेगा? जो जो मानवतावाद की बात करेगा, मानव की बात करेगा। क्योंकि आचरण कौन करता है? पशु करते हैं कि मानव? तो आप कहेंगे मानव। तो मानवतावादी ही तो ऐसी बातें कर सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। आगे सुनो, अब देखिए बड़ा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, कई बार इससे पूछा गया है। ये बड़े बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान, यानी सबसे पहले दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र से निकला मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान के भी पार्ट हो गए, और फिर मिला हमको एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान। तो कहता है इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो याद रखिएगा 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में। देखिए मनोविज्ञान तो कई तरह की होती है ना। मनोविज्ञान अगर साफ साफ बात करें तो उसमें तो लोगों के डिसऑर्डर को भी सही किया जाता है। मनोविज्ञान के तहत लोगों की काउंसलिंग भी की जाती है। मनोविज्ञान के तहत जो दिमागी जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं उनका भी उपचार किया जाता है। मनोविज्ञान के तहत मतलब मनोविज्ञान का बहुत सारा प्रयोग है। आज के युग में तो मनोविज्ञान बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आज मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की मानसिकता को ख़राब कर रही हैं, और उनको समझने के लिए, संभालने के लिए मनोविज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इससे एक शाखा की बात करें जिसको आप एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, यहाँ पर जो आप पढ़ते हो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी ही पढ़ते हो, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो अब ये ज़रूरी हो जाता है जब हम टीचिंग एग्जाम में जब एजुकेशनल साइकोलॉजी के इर्द गिर्द ही बातें करते हैं तो मुझे पता भी तो होना चाहिए कि ये कब आया। तो आप कहोगे 1920 ईस्वी में स्वतंत्र शाखा के रूप में, एक शाखा के रूप में इसकी निकल के बाहर आया। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें जो कि हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, तो आप सभी मेरे साथ में आखिर तक बने रहिए। हम पहुंच गए हैं 7वें नंबर प्रश्न पर,
और मेरी ऐसी हार्दिक इच्छा है या आपका एक कर्तव्य भी बनता है कि जितने सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं सब के सब लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे, इस क्लास को सफल बनाएंगे ताकि हम आपके लिए यूं ही ऐसे ही बहुत सारी क्लासें रन करते रहें, चलाते रहें। 7वां नंबर लिखा है मनोविज्ञान के प्रकारवाद संप्रदाय के जनक कौन से, जिसको आप कहते हो फंक्शनिज्म। फंक्शनिज्म यानी प्रकारवाद यानी कारवाद। आप लिखते हो फंक्शन, लिखोगे फंक्शन और ISM फंक्शनिज्म। इसके जो हमारे जनक हैं वो कौन है आप जानते हो कि अगर हम शुरुआत से बात करें, देखो हम आपको बताते भी जाते हैं, अगर बात करोगे संरचनावाद की तो संरचनावाद के जनक कौन है ऐसे ही आप याद करेंगे। प्रैक्टिस में आप क्या करते हैं, अपने आप को भुनाते हैं, याद करते हैं। संरचनावाद के जनक कौन है तो आप कहोगे विलियम वुंट। कौन है, वुंट है। दूसरे नंबर पर अगर आप बात करोगे तो आप बात करोगे प्रकारवाद की, यानी फंक्शनिज्म की बात करो तो प्रकारवाद के कौन है तो आप कहोगे प्रकारवाद के हैं विलियम जेम्स। कौन है, विलियम जेम्स। तीसरी अगर बात करोगे तो आप बात करोगे व्यवहारवाद की, तो व्यवहारवाद के जनक कौन है तो आप कहोगे व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन, JB वाटसन। ध्यान से सुनते जाना और समझते भी जाना। अगली बात करोगे आप गेस्टाल्टवाद की, गेस्टाल्टवाद, इसके कौन है तो आप कहोगे वर्दीमीर है, वर्दीमीर है। ओके, अच्छा आगे सुने। आगे अगर हम बात करेंगे, आगे आपके सामने एक और आएंगे जिसको कहोगे आप मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, इसके कौन है तो इसके आप कहेंगे कि मनोविश्लेषणवाद के हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड है, ठीक है। तो ये 5 प्रमुख होते हैं, बाकी जो और मैंने 2-3 आपको बताए वो सब होते हैं। बताइए प्रकारवाद के कौन है तो आप कहोगे विलियम जेम्स है। कौन है, संरचनावाद के वुंट, प्रकारवाद के विलियम जेम्स, व्यवहारवाद के वाटसन, क्रिस्टाल्टवाद के वर्दीमीर और मनोविश्लेषणवाद के सिगमंड फ्रायड। याद रखिएगा, अगर आप सिस्टम से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत समय तक, लंबे समय तक आपके दिमाग में ठहरेंगी, इसलिए हमेशा पढ़ने का एक तरीका अपनाइएगा। चलिए आगे के प्रश्न में हम चलेंगे और ये आपको PDF ऐसे ही मिलेगी, इसमें लिखा रहेगा। प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी होती है क्योंकि वहां पर हम अपने आप को जलाएंगे, भुनाएंगे और बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे, और जब हम रिपीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें याद कैसे नहीं होंगी। मैं तो ये चैलेंज करता हूँ। 8वें नंबर प्रश्न बताइए मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है। तो अभी मैंने बताया संरचनावाद, एक या तो छोटी सी घटना याद रखो, ये जो वाद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, स्कूल शुरू कहाँ से हुए तो आप कहोगे शुरू जब से हुए जब से प्रथम प्रयोगशाला लगाई गई। तो प्रथम प्रयोगशाला कब लगाई गई, सबसे पहली बात है प्रथम प्रयोगशाला कब लगाई गई तो 1879 ईस्वी में लगाई गई। कहाँ लगाई गई, जर्मनी में लगाई गई, और जर्मनी का कौन सा शहर था तो लिप्जिंग शहर था। आप सबको रट जाना चाहिए, बिल्कुल लिप्जिंग शहर था। किसने लगाई तो विलियम वुंट ने लगाई। किसने लगाई, विलियम वुंट ने लगाई। और जैसे ही ये प्रयोगशाला लगी तभी से उत्पत्ति हुई सबसे पहले स्कूल की, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, जिसका नाम हुआ, क्या नाम हुआ तो आप कहोगे संरचनावाद। सबसे पहले स्कूल की जिसको कहा गया संरचनावाद, और जिसके प्रवर्तक कौन हुए तो आप कहोगे विलियम वुंट हुए। अगर यहाँ पर वुंट ना हो करके, मान लीजिए वुंट ना होता और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाता टिचनर, क्या दे दिया जाता, टिचनर। एक मिनट, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज इन प्रश्नों पर बन सकती हैं। अगर यहीं पर प्रश्न दिया, अगर ये ना होता और दिया होता टिचनर, तो हम किसको सही करते, टिचनर को हम सही करते, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मनोविज्ञान संप्रदाय की जो विचारधारा थी वो दी थी विलियम वुंट ने, और बल्कि इसकी स्थापना किसने की थी, वो कार्नेल विश्वविद्यालय में किसने की थी, टिचनर ने की थी। अब चूंकि टिचनर यहाँ पर है नहीं, इसलिए सही क्या होगा, विलियम वुंट बिल्कुल राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब प्रयोगशाला लगी प्रथम, तभी से हमारे स्कूलों का इजाद हुआ, स्कूलों की शुरुआत हुई। अगर इतना तुमने दिमाग में रख लिया तो कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे।
और जब भैया आप खुद बताओ, जब आप किसी की आधारशिला रखोगे, जब आप प्रथम बार बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर ही तो बनाओगे, इसीलिए इसको संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। तो याद रखेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब प्रथम प्रयोगशाला लगी तो आप 3 प्रश्न याद करेंगे। कब लगी? 1879 में लगी। कहाँ पर लगी? जर्मनी लिप्जिंग में लगी। किसने लगाई? विलियम वुंड ने लगाई। और इसे हुआ क्या? तो कहा जाएगा इसी से प्रथम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की शुरुआत हुई। और जब आप शुरुआत करते हैं तो आप संरचना बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, तो संरचनावाद की शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत की किसने? विचारधारा दी वुंड ने। और निर्माण किसने किया? तो टिश्नर ने किया। कहाँ किया? तो कार्नेलिया विश्वविद्यालय में किया। ओके, तो यहां से आपको पता रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तो वुंड वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो आपको एक एक प्रश्न के साथ में 10-10, 12-12 प्रश्न बताने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आप जब पढ़ें तो आप कम समय में ज्यादा गेन कर पाए। ठीक है, लिखा है मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। तो ये किसने कहा? तो स्किनर ने कहा है। अब ध्यान से सुनो, देखो अगर हम व्यवहारवाद की बात करें, व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद की स्थापना करने का श्रेय जाता है हमारे जेबी वाटसन साहब को। किसको? जेबी वाटसन। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो जेबी वाटसन ने इसकी स्थापना तो की, लेकिन ये जो हमारे स्किनर हैं ये सबसे बड़े महानतम व्यवहारवादी कौन हुए? महानतम जो हमारे व्यवहारवादी हुए ये हुए हमारे स्किनर। इसको कहा गया BF स्किनर। स्किनर हुए। समझ रहे हो मेरी बात? आपका होगा ठीक है। सबसे महान व्यवहारवादी हुए स्किनर। स्किनर ने क्या कहा कि मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा। अब बात आती है तो फिर सबसे बड़ा जो हमारे पास में रहा है वाटसन जी थे, इन्होंने क्या कहा आगे आप पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? सबसे महान व्यवहारवादी कौन हुए? BF स्किनर हुए। और अगर व्यवहारवाद के जनक की बात की जाए तो कौन है? जेबी वाटसन है। ये चीजें बार बार दोहराइए ताकि बार बार पढ़ने की आवश्यकता आपको ना पड़े। ओके, और इन्होंने कहा क्या कि इन्होंने कहा, अब देखो व्यवहार की बात भैया, जो व्यवहारवादी है एक बात समझ लो बहुत बढ़िया तरीके से, कि जो व्यवहारवादी है वो व्यवहार की बात जरूर करेगा, किसी की बात करे ना करे, लेकिन व्यवहार की बात करना वो नहीं भूलेगा। तो जो व्यवहारवादी थे इन्होंने व्यवहार की बात की। एक मिनट, मेरा पेन कहीं लटक गया है तो मैं इसको एक बार सही कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो व्यवहारवादी है वो व्यवहार की बात जरूर करेगा, क्योंकि बिना व्यवहार की बात करे व्यवहारवादी किस काम का है। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। तो इसलिए व्यवहार की बात इन्होंने की है, इसलिए ये हो गए अनुभव और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले, ये हो गए प्रमुख। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें प्यारे भैया आपके साथ में यहाँ पर, तो अगला जो हमारा लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे जो अगला लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है मनोविज्ञान के विश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो आप बताइएगा जरा कौन है? चलिए कौन है व्यवहारवाद संप्रदाय के जनक? तो आप कहेंगे व्यवहारवाद जो संप्रदाय है उसके जनक कौन? तो अभी भी मैंने बताया कि मनोविश्लेषणवाद जो है हमारे मनोविश्लेषणवाद जो है इसके कौन है? तो आप कहोगे इसके हैं हमारे सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड जो हैं वो हमारे इसके जनक कहलाते हैं या जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम आगे की बात करें तो आगे की बात में आप सुनिएगा कि जो अगला सिगमंड फ्रायड समझ गए ना। चलिए, और ये जो हमारे सिगमंड फ्रायड जी हैं इन्होंने ही बात किसकी की थी? तो इन्होंने ही बात की थी हमारे जो हमारा ये पिन टैब है ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना इसने बंद कर दिया। एक मिनट जरा आप लोग रुकिएगा। चलिए 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 दोबारा रिस्पॉन्स ही करने लगा है। एक मिनट, चलिए तो जरा पीछे वाले प्रश्न में आ जाइए। थोड़ा थोड़ा इस पर थोड़ी समीक्षा करते हैं। देखिए समीक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं एक बार देखिएगा जरा। मनोविश्लेषणवाद के संप्रदाय के जानवर कौन है? तो ये हैं हमारे सिगमंड फ्रायड। अब ये बात आती है सिगमंड फ्रायड ने बात किसकी किसकी की थी? तो जरा हम उसकी भी बात करेंगे। तो सिगमंड फ्रायड जो थे उन्होंने बात की थी हमारे जो
अचेतन हमारे, इन्होंने कहा कि भैया देखो एक मन होता है अचेतन मन। इन्होंने मन तीन प्रकार के बताए, चेतन, अचेतन और अचेतन, लेकिन सबसे ज्यादा इसने अचेतन की बात की थी। एक मिनट, सबसे ज्यादा बात अगर जो ये करने वाले थे तो अचेतन की। और इन्होंने एक बात बताई कि देखो भैया जो अचेतन मन है ये समस्त मन का 90% अकेले होता है। तो लोगों ने पूछा कि यार ये इतना बड़ा बता रहे हो, तो इन्होंने कहा कि असल में होता क्या है कि जब तक हम जगते रहते हैं, जब तक हम जगते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, अवेयर रहते हैं, जब तक हम सचेत रहते हैं, जब तक हम सचेत हैं, तब तक हमारा कौन सा मन काम कर रहा है, जो होता है चेतन यानी कॉन्सियस काम कर रहा है, चेतन दिमाग काम कर रहा है, जो कि संपूर्ण दिमाग का होता है 10%। लेकिन जब हम सो जाते हैं या जब हमको सुध नहीं रहती है तब भी काम करता रहता है अचेतन मन। अचेतन मन के अंदर इन्होंने कहा कि दमित इच्छाएं आती हैं, ऐसी इच्छाएं जो हम कभी पूरी ना कर सके या जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं। दमित इच्छाएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो आप कहोगे दमित इच्छाएं हमारी आती हैं अचेतन मन के अंतर्गत। तो इन्होंने कहा कि जब ये जो अचेतन मन है ये दिमाग का इतना बड़ा भाग होता है, तो आप खुद ही बताइए कि मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय में अचेतन मन की बात की, तो आप याद रखिएगा अचेतन मन की बात कहाँ करते हैं, तो आप कहोगे हमारे मनोविश्लेषणवाद में करते हैं अचेतन मन की बात। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सिगमंड फ्रायड ने बात किसी की है, तो आप कहोगे अचेतन मन के आधार पर इन्होंने मनोविश्लेषणवाद बताया। तो मैंने आपको इसलिए बताया, और इनके बीच में एक कनेक्ट करने के लिए चेतन और अचेतन के बीच की अगर कड़ी कहा जाए तो उसको हम कहते हैं अर्ध चेतन, या उसी को हम कहते हैं अवचेतन। आई होप आपको बात समझ में जरूर आ रही होगी। ठीक, अचेतन और चेतन कहते हैं। तो इन्होंने अचेतन की बात की थी और कहा था कि जो दमित इच्छाएं होती हैं वो इसी अचेतन मन में पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न हमारा 11 है। ये कहता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अब देखो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अब यहाँ पर एक बात आप कोटेड करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मुझे बताइए कि जैसे कि मनोविज्ञान के जनक तो हो गए अरस्तु, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हो, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि विलियम वुंट हो गए। अगर कहा जाए कि बताओ भैया शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तब आप कहेंगे कि ये हैं थॉर्नडाइक। कौन है, थॉर्नडाइक। समझ रहे हो कि नहीं। तो अब बताओ प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, थॉर्नडाइक को माना। भाई प्रथम किसको माना जाएगा, जो फादर होगा। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी की, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो थॉर्नडाइक को माना जाता है, इसलिए थॉर्नडाइक हो गए हमारे शैक्षिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी हमारे थॉर्नडाइक साहब हो जाते हैं। आई होप आपको बात समझ में जरूर आ रही होगी। ठीक है, तो थॉर्नडाइक हो जाएगा बिल्कुल सही। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जो मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन है, यानी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक है। याद रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ, अगला लिखा हुआ है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था। शुरुआत में जब मैंने आज संप्रदाय पढ़ाया पिछली क्लास में, तो संप्रदाय पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक बात कोटेड की। वो क्या की, ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे कहा कि जो गेस्टाल्ट शब्द है, क्या है, जो गेस्टाल्ट शब्द है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ या जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समग्र या संपूर्ण, या जिसको आप कहते हो होल। और ये कैसे चलता है, तो ये चलता है होल टू पार्ट, यानी पूर्ण से अंश की ओर चलता है, यानी पूर्ण से अंश की ओर क्या करता है, ये चलता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जब ये गेस्टाल्ट पूरा का पूरा शब्द ही जर्मन भाषा का है, तो ये संप्रदाय का जन्म कहाँ होगा, तो आप कहोगे जर्मनी में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जनक की। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि वर्दी मीर नामक जो व्यक्ति हुए वो हुए मैक्स वर्दी मीर, इसके जनक हुए फादर ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल हुए। लेकिन अगर कहा जाए कि गेस्टाल्टवाद का सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया, सर्वाधिक प्रयोग किस व्यक्ति ने किया, तो उस व्यक्ति का नाम है कौन, कोहलर। कोहलर ने किसका सिद्धांत दिया, तो कोहलर ने पहले भैया सूझ का सिद्धांत दिया, सूझ का सिद्धांत दिया किसका, हमारे गेस्टाल्टवाद का प्रयोग करते हुए। और इन्होंने जो प्रयोग किया एक चिंपैंजी पर किया
और उस चिंपैंजी का नाम क्या हुआ? उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। हो सकता है मेरी यहाँ फोटो आ रही हो, लेकिन आप सुन लीजिएगा, उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। मैं ऊपर कर देता हूँ, उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। तो मेरे हिसाब से मैंने इस प्रश्न के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी कि गेस्टाल्टवाद की जब बात करेंगे तो गेस्टाल्ट शब्द खुद जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है समग्र, पूर्ण या होल। और ये जो सिद्धांत है ये होल टू पार्ट चलने की बात करता है, PART, पार्ट चलने की बात करता है। यानी ये कहता है कि सब कुछ पूरा है, बच्चा जो होता है वो पूरा दिमाग लेकर के पैदा होता है, अब इस दिमाग को आपको शार्प करना है बस। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन हुए? वर्दीमीर हुए। तो इस गेस्टाल्टवाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया? कोहलर ने किया। और सूझ का सिद्धांत भी कोहलर ने दिया, चिंपैंजी पर प्रयोग किया। प्रश्न पूछा जाता है चिंपैंजी का नाम क्या था? तो सुल्तान। आई होप आपको बात समझ में जरूर आई होगी। आगे की बात कर लेते हैं, जो है प्रश्न नंबर 13। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के संप्रदाय के समर्थक कौन है? अभी भी मैंने बताया था कि ये हैं हमारे JB वाटसन साहब। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। संप्रदाय के देखो जनक, अगर कह दिया जाता कि समर्थक कौन कौन है, तो समर्थक फिर ये तीनों हैं, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, सभी। लेकिन चूंकि जनक की बात की गई है तो जनक ये हो जाएंगे। अब अगर यहीं पर बात कर देता कि व्यवहारवाद के समर्थक कौन कौन से हैं, किसने किसने समर्थन किया है, तो अगर समर्थक पूछता तब हम आपसे कहते कि लिख दो वाटसन, जो कि खुद संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हम कहते लिख दो वुडवर्थ, और उसके बाद में लिख दो स्किनर। ये तीन व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लिख देते, क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी परिभाषा भी दी है व्यवहारवाद के संबंध में। ठीक है, तो समर्थक अलग होता है। मनोविज्ञान आगे लिखा है, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ क्या था? वही बात है कि सबसे पहले अगर वुडवर्थ की परिभाषा के हिसाब से जाएं तो वुडवर्थ साहब एक परिभाषा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वुडवर्थ एक परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, उसके बाद में उसने अपनी चेतना को त्यागा, और अब जो बचा है वो क्या बचा है? तो व्यवहार बचा है। तो अगर इसी को हम क्रम में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आत्मा, फिर लिख सकते हैं मन या मस्तिष्क, फिर लिख सकते हैं चेतना यानी कॉन्शियसनेस, उसके बाद लिख सकते हैं हम व्यवहार यानी बिहेवियर। तो सबसे अब क्या है, इस समय क्या चल रहा है? ये कब आया? ये आया 16वीं सदी में। ये कब आया? ये आया 17वीं सदी में। ये आया हमारा 16वीं, 17वीं, 18वीं, और ये आया हमारा 19वीं सदी में। नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा, इसको हम 17वीं से शुरू करेंगे, नहीं फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 20वीं सदी से अब ये चल रहा है। एक मिनट, अब आइएगा जरा, देखिए। तो अगर हम इसकी बात करें, तो ये है हमारा 17वीं सदी से, ये हो गया हमारा 18वीं सदी में, ये हो गया हमारा 19वीं में, और ये हो गया 20वीं सदी में ये आया। लेकिन ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अरे वो सही था भाई, सही है, क्योंकि 20वीं सदी तो अभी चल रही है ना, 20वीं सदी चल रही है हमारे 2000 से। नहीं, ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो ऐसे ही है, यह 16वीं में आया, और मन जो आया वो हमारा आया 17वीं में, और उसके बाद जो चेतना आई वो आई हमारी 18वीं में, और ये आया 19वीं में आया, और अभी तक क्या है? अभी तक हमारा जारी हो रहा है। तो बताइए सबसे पहले क्या आया? तो आप कहोगे सबसे पहले कहा गया आत्मा का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ सोल। तो पहले बच्चे कभी कभी हमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ऐसा कोई मसला बनाने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आपको सही पढ़ाएं, शुद्ध पढ़ाएं, लेकिन अभी सही है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। वुडवर्थ की अगर तुमको ना समझ में आए तो आप कम से कम वुडवर्थ की परिभाषा को याद कर लीजिए, और वुडवर्थ की परिभाषा से ही आप इन चीज़ों को बता सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में क्या कहता था? तो पहले आत्मा का विज्ञान कहता था। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे जो लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है 15 नंबर में? तो 15 नंबर में लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई? आप जानते हैं कि जो हमारा दर्शन शास्त्र था, दर्शन शास्त्र एक मुख्य सब्जेक्ट था, तो इसी की शाखा के रूप में किसकी उत्पत्ति हुई? तो आप कहोगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति हमारे हुई थी।
ठीक है, तो आप क्या सही करोगे, तो आप सही करोगे दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति किस विषय की शाखा के रूप में हुई, तो आप कहोगे दर्शन शास्त्र के रूप में हुई थी। ओके, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान शुरू किया गया और उसके बाद में फिर आगे चलकर इसको स्वतंत्र विषय के रूप में आगे चलकर इसको पहचान मिली थी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आगे चलिए, सॉरी, आपके सामने अब आ गया है आपका 16वां प्रश्न। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में स्थापित की गई थी। यह किसके द्वारा की गई थी, तो आप ये बहुत अच्छी तरीके जानते हो, विलियम वुंट। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई किसकी, तो आप कहोगे सर जी यहीं से शुरुआत हुई हमारे संरचनावाद की। संरचनावाद की शुरुआत हम यहीं से मानते हैं। ओके, आप कहोगे ठीक बात है। तो संरचनावाद की शुरुआत कब हुई, तो आप कहोगे संरचनावाद की शुरुआत तब हुई जब प्रथम प्रयोगशाला हमारी स्थापित हो गई। तो संरचनावाद के जनक कौन है, तो जनक भी हमारे हो जाते हैं वुंट। कौन है, वुंट। आगे आ जाओ। अगर हम 18 नंबर की बात करें तो लिखा है जीन पियाजे किस देश के निवासी थे, तो जीन पियाजे कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। अगर बात करते हैं, हम एक इसी में मैंने वाद लिखाया हुआ है संज्ञानवाद। क्या नाम है उसका, संज्ञानवाद। अगर हम बात करते हैं संज्ञानवाद के जो प्रवर्तक हैं, जो फादर हैं, वो कौन है, तो आप कहते हो कि उसके फादर हैं हमारे जीन पियाजे साहब। ठीक है, जीन पियाजे हैं। जो जीन पियाजे हैं वो संज्ञानवाद के कौन है, प्रवर्तक हैं। और ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, कहा जाए स्विस मनोवैज्ञानिक, यानी स्विट्जरलैंड के थे। और ये तो हालांकि सबको ही जानता है क्योंकि बिना हमारे पियाजे साहब के जो साइकोलॉजी वो तो अधूरी है, पूरी हो ही नहीं सकती है। तो आप आसानी से जान जाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है विकासात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो देखो जेरोम ब्रूनर नहीं। अगर बात की जाए कि विकासात्मक मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो अगर बात किया जाए, एक मिनट, सब बातें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी भी जितने भी मेरे मित्र यहाँ पर मेरे साथ में उपस्थित हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप एक बार शेयर जरूर करें। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, अगर तुमसे कभी कोई पूछ बैठे कि पहले मुझे एक बात बताइए कि विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान के जनक। देखो मैंने कई प्रकार के आपको जनक बता रखे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार मैं दोहराऊंगा जरूर। तो ये है हमारे जीन पियाजे। कौन है, जीन पियाजे साहब है। ठीक, सुनो ध्यान से। अगर तुमसे कहा जाए कि बताइए मनोविज्ञान के, मनोविज्ञान, ध्यान से सुनना, अगर कहा जाए मनोविज्ञान के जनक कौन है, अगर तुमसे कहा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहोगे अरस्तु। कौन है, अरस्तु। अगर कहा जाता कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अभी मैंने बताया कि कौन है, थॉर्नडाइक। अगर तुमसे कहा जाए कि बताइए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के कौन है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के कौन है, तो तुम तुरंत कहोगे विलियम वुंट, क्योंकि प्रथम प्रयोगशाला वुंट ने लगाई। अगर कहा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के कहोगे विलियम जेम्स। कौन है, विलियम जेम्स। तो कम से कम इतना तो याद कर ही सकते हो ना। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है, तो जीन पियाजे को। जेरोम ब्रूनर नहीं है, वाटसन नहीं है, वुडवर्थ नहीं है। ओके, तो इतने प्रकार के जनक आपको याद रखने होंगे। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वभाव समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। ये हमारा जो आप देख रहे हो, ये जो कथन है, ये पेस्टोलॉजी का है। इसको हूबहू आपको ऐसे ही याद कर लेना है कि ये परिभाषा पेस्टोलॉजी ने दी थी। ओके, आगे आ जाओ। तो ये सरल प्रश्न है क्योंकि इसको आपको याद करना पड़ेगा। लिखा मनोविज्ञान व्यवहार का, की नहीं, व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। किसने कहा था,
देखो ये कहा था वाटसन ने, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था व्यवहारवाद संप्रदाय की संरचना किसने की है, प्रवर्तक कौन है, वाटसन है। तो वाटसन ही ऐसी बात कह सकता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, व्यवहार ही है, ऐसी बात कौन करेगा, वाटसन करेगा। भाई अगर मान लीजिए मैंने कोई संप्रदाय बनाया है, मैंने कोई एक विचार बनाया है, तो सबसे पहले उसके प्रति रिजिड किसको होना पड़ेगा, मुझे होना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम ही ना माने कि व्यवहारवाद कुछ होता है तो फिर दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे, तो सबसे पहले मुझे तो कन्विंस होना पड़ेगा। तो इसीलिए निश्चित है मतलब यही है, ये बात की हमारे वाटसन साहब ने। आगे बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न की, ध्यान से देखिएगा, सरल प्रश्न है यहाँ से। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले हैं वुंट, वुडवर्थ, पेम्पोनॉजी, वाटसन। अब देखो, अगर हम अब देखो बात की गई आत्मा के विज्ञान की, बात किया गया आत्मा के बाद में क्या बना, आत्मा के बाद में मनोविज्ञान मन का विज्ञान बना, मन के बाद में ये चेतना का विज्ञान बना, और चेतना के बाद में ये व्यवहार का विज्ञान बना जो कि आज भी चल रहा है। तो मन का विज्ञान मानने वाले एक बहुत बढ़िया व्यक्ति हुए जिनका नाम हुआ पेम्पोनॉजी। लोग अपने अपने हिसाब से लिखते हैं, याद रखिएगा पेम्पोनॉजी उनका नाम था। इन्होंने सबसे ज़्यादा माना कि जो हमारी मनोविज्ञान है ये, इसको हम मन का विज्ञान कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। पूछा जाए वुंट ने क्या माना, तो वुंट ने चेतना का विज्ञान माना। वुडवर्थ ने क्या माना, व्यवहार का विज्ञान माना। वाटसन तो व्यवहारवादी के समर्थक ही हैं, व्यवहार संप्रदाय को प्रस्तुत इन्होंने किया ही है। तो व्यवहार को मानने वाले हैं वुंट और वुडवर्थ, वुडवर्थ और वाटसन। जबकि वुंट ने माना कि वुंट, जो कि हमने शुरुआत में करो, हमने वुंट किसके, मान लो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करेंगे। वुंट ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो आप कहोगे संरचनावाद। याद करिए संरचनावाद में मैंने कहा था संरचनावाद और प्रकारवाद में मेन अंतर यह है कि संरचनावाद ये कहता है कि चेतना क्या है, और प्रकारवाद ये कहता है कि संरचना काम कैसे करती है। बताया था। देखो अगर आप उधर वाली क्लासेस को नज़रअंदाज करोगे तो वो सोच जो मैं आपके साथ साथ में डेवलप करना चाहता हूं वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके लिए मैंडेटरी ये है कि सबसे पहले आप क्लास को पढ़ें, क्योंकि क्लास में मैं इतना पढ़ाता हूं कि यहाँ आते आते आपके सवालों का हल आप खुद बन जाते हैं। इसलिए अगर आप क्लास को स्किप करके आगे आने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नामुमकिन सा है, क्योंकि बिना पेड़ में चढ़ना सीखने से आप उसकी चोटी पर नहीं पहुंच सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो आप वहां से पढ़िए, क्योंकि मैंने शुरुआत में तो इसको जानने के हजार तरीके हैं कि संरचनावाद के समर्थक है, और संरचनावाद में विचार दिया गया है कि चेतना क्या है। तो ये तो मन की बात हो रही है, मस्तिष्क की हो रही है। और वाटसन को तुम जानते हो व्यवहारवाद के समर्थक हैं, व्यवहारवादी हैं। वुडवर्थ ने भी व्यवहारवाद का ही समर्थन किया, तो पेम्पोनॉजी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ना आए कि क्या सही है, तो कम से कम ये तो पता हो कि गलत क्या है। ठीक है। फ्रॉबेल किस देश के निवासी थे, तो फ्रॉबेल कहाँ के थे, तो फ्रॉबेल थे हमारे अमेरिका के निवासी। कहाँ के, अमेरिका के। फ्रॉबेल कहाँ के निवासी, तो आप कहोगे फ्रॉबेल अमेरिका के निवासी रहे हैं, बात खत्म हुई। सॉरी 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 सॉरी, अमेरिका के नहीं बल्कि ये फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के, फ्रांस। फ्रॉबेल, क्योंकि किंडरगार्टन जो मेथड था वो सबसे पहले फ्रांस में ही शुरू किया गया था। किंडरगार्टन, ये जो फ्रॉबेल हैं ये किंडरगार्टन स्कूल खोलने वाले हैं। किंडरगार्टन स्कूलों की अवधारणा इन्होंने ही दी थी। ठीक है, जिसको आप तुम लोग कहते हो कि बच्चा जब नर्सरी में जाता है तो प्ले वे स्कूल जिसको कहते हैं, इन्हीं को कहा गया प्ले वे स्कूल। ठीक है, यही है, फ्रांस के थे फ्रॉबेल। आगे आ जाओ। फ्रॉबेल के, देखो लिखा हुआ है, फ्रॉबेल के किंडरगार्टन का उद्देश्य क्या था, तो बताओ इसमें क्या हो सकता है। तो सा नंबर, बालक का सर्वांगीण विकास करना। मैंने शुरू में बताया था कि शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि तुम्हारा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सब कुछ विकसित हो। केवल शरीर, मन या भावनात्मक विकास करना थोड़ी ना उद्देश्य होता है। और ऊपर से फ्रॉबेल के किंडरगार्टन में बच्चों को खेलना था, खेल खेल में चीज़ें सीखनी थी ताकि उनका शारीरिक विकास भी हो। खेलेंगे, बच्चे हैं तो शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, और भावात्मक विकास क्यों होगा, क्योंकि टीम वर्क कर रहे हैं। मानसिक क्यों होगा, क्योंकि खेल खेल में सीख रहे हैं। और शारीरिक क्यों होगा, क्योंकि खेल रहे हैं। जब बच्चा खेलेगा, उछलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा तो उसका शारीरिक विकास अच्छी तरीके से हो जाएगा। अभी तक जिस भी बच्चे ने इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा, हमारा सपोर्ट करें। अगला प्रश्न जो सबसे आखिर प्रश्न बचा है वो कौन है,
तो आप कहेंगे वो प्रश्न है हमारा, देखिए सबसे जो आज का सबसे आखिरी प्रश्न लिखा है, भारत में प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई। तो आप कहोगे भारत में प्रथम प्रयोगशाला विश्वविद्यालय पूछेगा तो दिल्ली में नहीं, इलाहाबाद में नहीं, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित हुई। और अगला प्रश्न जस्ट मैंने रखा है कि प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किसने की, गांधी नहीं, अर्चना दुबे नहीं, उमा चौधरी नहीं, बल्कि एन सेन गुप्त ने स्थापित की थी। कहाँ स्थापित हुई, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में, भारत की प्रथम प्रयोगशाला। और विश्व में तो वही लिप्जिंग शहर जर्मनी, कलकत्ता विश्वविद्यालय किसने की, तो डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने स्थापित की थी। तो यहाँ से आज के प्रश्नों का अंत होता है। हर बार हम प्रयास करेंगे कि एक चैप्टर के तुरंत बाद उसकी प्रैक्टिस को आपके सामने लेकर के आया जाए, ताकि आपकी जो टीचिंग है, आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ही बेहतर हो जाए। ऐसा प्रयास हमारा बराबर बना रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी के सभी लोग जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं वो बराबर जुड़े रहेंगे और बराबर पढ़ाई का लुत्फ़ उठाते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और सभी तक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को ज्वाइन करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए और अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए, देश के विकास में भागीदार होने के लिए बहुत बहुत आपका आभार रहेगा। आप भावी भविष्य के टीचर बने, ऐसी हमारी हार्दिक मंशा भी है और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी हैं। आप जिस भी एग्जाम में जाएं आप झंडा फहराएं। अगर आप पढ़ेंगे तो आप परचम जरूर लहराएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आज मैं आपसे विदा चाहूँगा। अगली क्लास में आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।